ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। इस दौरान नगर के सभी व्यापारीगण जुलूस निकालकर हेलंग में बाईपास के कार्य को रोकने के लिए पहुंचे, जहां पर पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों की ओर से भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि हेलंग में सीएफएस गेट पर धक्का मुक्की के बाद व्यापारी मारवाड़ी बाईपास के कार्यस्थल के पास बनाए गए गेट तक जा पहुंचे, जहां से किसी भी व्यापारी को आगे नहीं जाने दिया गया। वहीं व्यापारियों ने अपना कुछ घंटे के लिए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बाजार पूरी तरह से बंद होने से तीर्थयात्रियों को खाने पीने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो हेलंग मारवाड़ी बाईपास के बंद में विरोध था और हमारा यही कहना है शासन से और प्रशासन से कि जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है जोशीमठ की, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार से भी नितिन गडकरी जी को यहाँ से टीज करके भेजा गया है बीआरओ के द्वारा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक बार ग्राउंड पे आके दिशा को देख लें, जगह को देख लें कि किस प्रकार की स्थिति जोशीमठ की है। आपने हेलंग से लेकर और जोशीमठ तक पूरा 8 मीटर की रोड जब हमें दे दी है तो इस बाईपास का बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मारवाड़ी बाईपास जो विनाशकारी योजना जोशीमठ के लिए बनाई जा रही है, उसके लिए आज सुबह से सारे व्यापारी एकत्रित होकर के भूखे प्यासे यहाँ पर आए हैं। पहले जोशीमठ में रैली निकाली, उसके बाद वहाँ से 13 किलोमीटर जो यहाँ पर सीआईएसएफ ने अवैध रूप से बैरियर लगा रखा है, वहाँ पर पहुंचे, जो कि सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा रोका गया। जो कि हम संविधान के तहत एक आंदोलन को चला रहे हैं, संविधान के तहत हम अपना आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। इधर काशीपुर में आज रेलवे विभाग के डिप्टी चीफ इंजीनियर ने टीम के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान बाजपुर रोड में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर निर्माणदायी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर से विभाग की तरफ से जल्द निरीक्षण कराने की बात कही। वहीं रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर को इस मौके पर मीडिया से दूरी बनाते देखा गया। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के साथ साथ एक बैठक की थी। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता और पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने भी फ्लाईओवर के निर्माण गति को लेकर चर्चा की थी। इस बैठक में फ्लाईओवर की निर्माणाधायी कंपनी दीपक बिल्डर्स के प्रोजेक्ट मैनेजर जेएस मथारू और अजय शर्मा की ओर से बताया गया कि 30 जून तक फ्लाईओवर के बिल्डिंग का कार्य पूरा होने के बाद रेलवे की ओर से 2 इंस्पेक्शन किए जाएंगे, जिसके बारे में रेलवे विभाग को लिखित में भी सूचना दी जा चुकी। बावजूद इसके रेलवे की ओर से किसी तरह का कोई इंस्पेक्शन अब तक नहीं किया गया। रेलवे के ओर से इंस्पेक्शन किए जाने के बाद फ्लाईओवर का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे के द्वारा आज एक सरप्राइज विजिट की गई है। हमारे अनिल सप्रे जी हैं, ये डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं, ये आज विजिट पे आए हैं यहाँ पे, और इनसे हमने रिक्वेस्ट की है, आप सभी लोगों के आगे भी रिक्वेस्ट की है और अभी हम इनसे मिलने के बाद भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हमारा वेल्डिंग की चेकिंग का और बियरिंग्स का इंस्पेक्शन है वो जल्दी से जल्दी करवाया जाए, सो दैट हम लोग इस चीज़ को पूरा करके, और जो हमारे एक्सीएन साहब ने डेट दी है अपने चीमा साहब को, उस चीज़ पे हम खरे उतर सकें, और उसी के लिए हम लोगों ने इनसे प्रार्थना की। और कल हम लोग खुद बरेली जाके आए, मैं खुद गया हूं, और वहां पे हम लोगों ने आगे फॉरवर्ड एक कदम और आगे बढ़ाया है कि हम लोगों ने गोरखपुर के लिए एक लेटर निकलवाई है, दोनों, एक वेल्डिंग के लिए और एक बेरिंग्स के लिए, और वो मैं आप लोगों के साथ साझी कर दूं। ये एक कलेक्टिव काम होता है, सभी लोगों के सहयोग से होता है। इसमें एनएच भी है, इसमें रेलवेज भी है, कॉन्ट्रैक्टर जो हो रहा है, हम लोगों को आप लोगों का सहयोग, इन डिपार्टमेंट्स का सहयोग मिलता जाता है और हम काम करते जाते हैं। जहां जहां ये कार्य रुका है, रेलवे का कहां तक सहयोग मिला है? रेलवे का सहयोग, जहां तक लोकल अथॉरिटीज का है, सवाल है, मिस्टर सुबोध हैं, उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है। जो लोकल अथॉरिटी, जिन लोगों की वजह से आज हम ये स्ट्रक्चर खड़ा कर पाए हैं, उन लोगों का बहुत सहयोग मिला है। परंतु ये जो गोरखपुर और ये जो बरेली और इन तरफ से चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। मे बी एक बहुत बड़ी हो सकता है, ये रेलवे एक बहुत बड़ा वो है और इस वजह से हो रहा। उधर नैनीताल के रामनगर में लकड़ी तस्करी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध हथियार और 12 बुरे कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये मामला रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग रेंज के ज्वाला वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर पिछले दिनों 1 दर्जन से ज्यादा लकड़ी तस्करों ने अवैध हथियारों और लाठी डंडों से वन निगम और कर्मियों पर फायरिंग करते हुए लाखों रुपए और लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लूट कर फरार हो गए थे। जिसकी सूचना पर बीट वॉचर किशन चंद्र की ओर से रामनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम की ओर से आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई, जिस दौरान
पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को अवैध हथियार और 12 बोरे कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में बाकी आरोपियों की अब सरगर्मी से तलाश जारी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया। दिनांक 20/6/2023 को किशन सिंह पुत्र कपूर सिंह द्वारा तहरीर दी थी थाने में कि उनके साथ गांव के कुछ लोगों द्वारा वन विभाग के उसमें लॉट जो कट रहे हैं उसमें मारपीट गाली गलौज की गई है तथा हथियारों के साथ उनका सरकार ट्रैक्टर लूट लिए गए हैं तथा कुछ पैसे लूटे गए हैं। उधर नैनीताल के रामनगर में जमीन की खरीद फरोख्त कर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई, जिसमें पुलिस ने रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में जमीन के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामलों में एक्शन लिया। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस की ओर से जयप्रकाश डंडरियाल, हरदेव सिंह, प्रदीप सरकार, घनानंद लखेड़ा, शंकर सिंह और शैलेंद्र शर्मा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ अभी और भी जांच पड़ताल की जा रही और आगे की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। रामनगर द्वारा 2 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें जयप्रकाश डंडरियाल और जो कि गैंग लीडर है और हरदेव और प्रदीप के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया है। इन लोगों द्वारा लोगों की जमीनों में फ्रॉड करके धोखाधड़ी से अवैध धन अर्जित किया गया है और इनके द्वारा जो है लोगों से ठगी की गई है। इस संबंध में थाना आजा पर कई मुकदमे दर्ज हैं। एक अन्य मामले में जो घनानंद शंकर और शैलेंद्र शर्मा, जिसमें गैंग लीडर घनानंद लखेड़ा है। उधर अल्मोड़ा के रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती रैली का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन लखनऊ के मुख्यालय भर्ती जोन के प्रमुख मेजर जनरल मनोज तिवारी ने किया। इस रैली की शुरुआत 1600 मीटर की दौड़ के साथ शुरू हुई, जिसके बाद दौड़ में सफल अभ्यर्थियों का बीम, 9 फीट गड्ढा और जिगजैग बैलेंस टेस्ट किया गया। उसके बाद उनकी ऊंचाई, सीना और वजन मापने की प्रक्रिया चली। आपको बताते हैं कि यह भर्ती 20 जून से शुरू हो चुकी है, जो 15 जुलाई तक चलेगी। जैसे भर्ती रैली में बागेश्वर जिले के 5 तहसीलों दुगनाकुड़ी, गरोन, काफलीगैर, कांडा और कम्पलोट के लगभग 1000 अभ्यर्थियों की परीक्षा ली गई। वहीं इस मौके पर मेजर जनरल मनोज तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए भारतीय सेना की ओर से रानीखेत में चल रही मौजूदा अग्निवीर भर्ती रैली के बाद समस्त उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा के पदों के चयन के लिए 2 और भर्ती रैलियां जुलाई के पहले पखवाड़े में आयोजित की जाएंगी। इसका आयोजन भी रानीखेत में ही होगा, ताकि इन प्रदेशों के युवाओं को सेना में रहकर देश सेवा का भरपूर अवसर मिल सके। वहीं इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए मेजर जनरल मनोज तिवारी ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से पूरे कुमाऊं क्षेत्र में बच्चों को ये मालूम पड़े कि ये भर्ती यहाँ पर आयोजित हो रही और इस भर्ती में आने के लिए वो जी जान से तैयारी करें, मेहनत करें, क्योंकि भारतीय सेना में उनका चयन तभी होगा जब वो मेहनत करेंगे और जी जान से तैयारी में जुटेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भर्ती है ये कुमाऊं क्षेत्र के लिए रानीखेत में की जा रही है, अग्निवीरों के लिए, एनए और एनए वेट के लिए और सिपाही फार्मा के लिए। और ये भर्ती जैसे कि आपको मालूम है 20 जून से शुरू हुई है और 15 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि इस आपके माध्यम से पूरे कुमाऊं इलाके में बच्चों को यह मालूम पड़े कि ये भर्ती यहाँ पर हो रही है और इस भर्ती में आने के लिए वो कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच में जुबानी जंग पिछले कई दिनों से जारी और इसी बीच प्रदेश की राजनीति में अचानक से सुर्खियों में आया स्टिंग प्रकरण को लेकर हरक सिंह रावत ने हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए खुद को कलयुगी भरत और हरीश रावत को कलयुगी राम बताया। दरअसल हाल ही में स्टिंग प्रकरण के सामने आने के बाद हरीश रावत ने खुद को राम और हरक सिंह रावत को भरत बताते हुए कहा था कि भरत ने कभी राम की सरकार गिराने की कोशिश नहीं की। यह सवाल जवाबों का दौर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग के प्रकरण से जुड़ा है, जो कि 2016 का बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन का मामला है। यह मुद्दा एक बार फिर सामने आने के बाद उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। इस बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने हरीश रावत, हरक सिंह रावत, उमेश कुमार और मदन बिष्ट को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में इन चारों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं इस मामले में फिलहाल प्रदेश में एक ही खेमे के दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर खींचतान देखने को मिल रही। एक चीज सुनो, मैं आज बता रहा हूँ, सरकार गिराने का काम मैंने बताया ना, मैंने ये सारी एपिसोड सर भरत को मजबूर कर दिया ना राम ने। वो सतयुगी राम था,
मेरा बड़ा भाई कलयुगी राम है, उसने मजबूर कर दिया। अब एपिसोड भी तो बदल गया ना। उदाहरण जरूर सतयुग का दिया मैंने, लेकिन वो राम भी तो सतयुग का राम था, और ये राम भी कलयुग का राम है। ये भरत भी कलयुग का भरत, वो भरत सतयुग का भरत था, ये कलयुग का भरत है। ना उस राम ने जो अपने भरत को इतना परेशान किया, इतना प्यार किया। अरे मैं उदाहरण दे रहा हूं, हरीश भाई को सुना दीजिएगा मेरा उदाहरण। उधर ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में बीजेपी नेता राकेश भुड्डी के आवास पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत पत्रकारों से बातचीत की गई। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याण और नए भारत के निर्माण की दिशा में हुए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धियों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि देश, समाज और लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार भाई पत्रकार होने के साथ साथ देश के प्रमुख नागरिक भी हैं, और इसीलिए मैं आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाने की अपील करता हूं। के कोने कोने से आवाज आ गई है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो मोदी पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता जो सपना देख रही है ना विश्वगुरु बनाने का, यह विश्वगुरु हिंदुस्तान नहीं बन पाए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने पौड़ी के जयहरी खाल क्षेत्र में एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिले के कई अधिकारियों के साथ उन्होंने विकास योजनाओं पर बातचीत करते हुए इन कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने सचिव मीनाक्षी सुंदरम को शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृति न मिलने के कारण लंबित पड़े कार्यों को भी गिनाया। पौड़ी के मुख्य समस्या से सचिव को अवगत कराते हुए सीवरेज लाइन का निर्माण करवाने, यमकेश्वर के अंतर्गत राजाजी नेशनल पार्क से सटी बस्तियों में सोलर विद्युतीकरण, विकासखंड यमकेश्वर के अमोला क्षेत्र और कोटद्वार से सटे कालागढ़ इलाके में 108 चिकित्सा वाहन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर वित्तीय स्वीकृति दिए जाने की मांग की। वहीं उद्यान अधिकारी को हर्बल मेडिसिन और बढ़ावा देने और किसानों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ बीज और पौध उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया जिले में बनाए गए अमृत सरोवर में मत्स्य बीज भी डाले। इस दौरान होटल एसोसिएशन ने सचिव से मुलाकात पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसूरी कोटद्वार रेल सेवा का संचालन दोबारा से शुरू करने की मांग की, जिस पर उचित आश्वासन सचिव मीनाक्षी सुंदरम की ओर से दिया गया। जिले का प्रोग्रेस हमने देखा था, तो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उसमें जिले का प्रोग्रेस क्या है, और उसके साथ साथ जिले की ज़रूरतें हैं जो सरकार में किसी चीज़ को रेफर किया होगा उसमें डिसीजन पेंडिंग है, वो भी नोट कराएंगे। उसको कंसर्न जो सेक्रेटरीज है, जोडीज है, उनके साथ फॉलो किए जाएंगे। उसके अलावा कुछ होटल एसोसिएशन के कुछ इश्यूज़ थे, उनके लिए हमने सुनवाई करी है। जिले ने जो अभिनव प्रयास किया उसके प्रेजेंटेशन भी देखा था। कई ऐसे इश्यूज़ थे जिसमें जिले ने कुछ विशिष्ट प्रयास किए, उसको भी हमने अप्रिशिएट किया था। उधर हरिद्वार के रुड़की के बेलड़ा गांव में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का गांव में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। इस बीच हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के साथ वो गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए दोनों पक्षों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान निशंक ने कहा कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होगी, जो भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पूरे बवाल पर दूसरे पक्ष का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। गांव में सभी लोग बरसों से भाईचारे के साथ रह रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में कुछ बाहरी लोगों ने आकर गांव का माहौल खराब किया और घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस प्रशासन पर भी पथराव करने में बाहरी लोगों का ही हाथ है। ये तो कोई भीम आर्मी, कोई आर्मी उर्मी आकर उन्होंने बीच में जो है झगड़ा कराया। इतना बाहर के लोग आकर झूठी बात उछाली गई। भाई जब किसी चीज की जांच हो रही तो जांच हो जाने दो, तब तक जब तक जांच ना हो जांच कराओ। हम भी कह रहे हैं, हम बिल्कुल दावे से कह रहे हैं भाई जांच कराओ, जो दोषी होगा उसको सजा दो। जो उस पर हम अमल करेंगे, यदि हम दोषी निकले हम दोषी क्या नाम सजा भुगतो। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। लैंड जिहाद के मुद्दे पर करण माहरा ने कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार की ओर से और मुख्यमंत्री की ओर से लगातार अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। वहीं सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी और हरिद्वार के संतों की ओर से जारी किए गए वीडियो के आधार पर बीजेपी सरकार की लैंड जिहाद की नीतियों को करण माहरा ने बेबुनियाद बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इन मामलों पर जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मामलों की उच्च स्तरीय जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में
होनी चाहिए। विधायक और सांसद दोनों ही इस काम में लगे हुए हैं कि हरिद्वार के जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो कैसे बिगाड़ा जाए, और आए दिन शिकायत मिल रही है कि दोनों ने सांठगांठ करके और अखाड़ों पर और आश्रमों की जमीनों पर कुदृष्टि है जिनकी कब्जा करने के प्रयास में लगे हैं। अनेकों आश्रमों की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। आज वास्तव में देवभूमि के स्वरूप को अगर उत्तराखंड में हरिद्वार को नहीं बचाया गया, धार्मिक संपत्तियों को नहीं बचाया गया, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और भाजपा के विधायक होने के नाते उनमें थोड़ी बहुत अगर नैतिकता हो तो महात्माओं से जाकर के माफी मांगना चाहिए। श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के विगत कई दिनों से सतपंच परमेश्वर ने श्री महंत और अन्य 3 महंतों ने रघु मुनि और उनके 3 संतों को निष्कासित किया है। वो व्यवसायिक गतिविधियों में संलिप्त थे, जबकि व्यवसायिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाला कोई भी पंच का महंत नहीं हो सकता। और ये लोग लगातार अखाड़े की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो संदिग्ध हैं। एक हमारे कोठारी गायब है। इन बातों को लेकर बहुत चिंतित थे। भाई सारे संत इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस सड़कों में ही बैठे रहे? ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमने आरोप लगाया, पहले मेरे आपका भी एक जिम्मेदारी बनता है भाई, ये जिम्मेदारी का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। और मुझे क्या स्टेप लेना है, मुझे वो मैं तय करूंगा, हमारी पार्टी तय करेगी कि हाँ कब हम सड़कों में आएंगे, कब हम सचिवालय का घेराव करेंगे, हमारा मामला है। आपका काम इतना है, केवल हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी इन प्रश्नों को सरकार से भी अगर आप इतनी तत्परता से ये प्रश्नों के उत्तर सरकार से मांगेंगे तो हमें खुशी होगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ के गर्भगृह में लगी प्लेटों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर तंज कसा। हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ का मामला श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है और ये राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। इस मामले पर सभी चीजों का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। पूर्व सीएम ने कहा कि आखिर मंदिर में कितना सोना लगना था और कितना लगाया गया, ये स्पष्ट होना बेहद जरूरी। केदारनाथ के मामले पर केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि तीर्थ पुरोहित और वहां के स्थानीय निवासी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए हरीश रावत ने कहा कि उनकी एक शिकायत सरकार से है, जो कि सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर बीजेपी खुद को ही सनातन धर्म और हिंदुत्व बताने का काम कर रही। जब भी केदारनाथ के विषय में बीकेटीसी और बीजेपी से सवाल किया जाता है तो सरकार का ये बहाना होता है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है। वही बीजेपी सरकार से गुजारिश करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन और हिंदू धर्म को बीजेपी का पर्यायवाची शब्द न बनाया जाए। गंभीर है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावना से जुड़ा मामला है, हमारी श्रद्धा का मामला है। और इसमें राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल भी है, इसलिए चीजें स्पष्ट होनी बहुत आवश्यक है। तो जो सोना लगा है तो कितना लगा है, और मात्रा को लेकर के जो भ्रम है और क्या तय हुआ था, वो सब चीजें खुलासा होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जिसमें तीर्थ पुरोहितों से लेकर के सामान्य लोगों के सवाल उठ करके खड़े हुए हैं। तो ये श्रद्धा का मामला से जुड़ा हुआ मामला है। उधर देहरादून के सरदार पटेल भवन में एंटी ड्रग्स दिवस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार ने की। इस दौरान उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई जो उत्तराखंड प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार पुलिस विभाग 2025 तक प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। इसी के तहत समय समय पर ऐसे सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में शामिल पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस विभाग की ओर से ऐसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां से ड्रग्स सप्लाई का काम किया जाता है। ऐसी जगहों पर जल्द ही पुलिस की कार्रवाई अब देखने को मिलेगी। एंटी ड्रग जागरूकता के लिए, और उसी के तहत ये आज हमने सेमिनार किया है जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, विभिन्न विभागों को शामिल किया गया, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वालों को बुलाया, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, इन सबको बुलाया
और हमने जो है हमारा प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है, उसी की ओर हमारे ये सब कदम है। और जो भी हमारे एनफोर्समेंट में जो भी गैप्स होंगे उसी को प्लग करने के लिए कि कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कमी रह जा रही है, हम जीरो पे क्यों नहीं ला पा रहे हैं, उसी के लिए आज हमने मंथन किया है और इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। और जैसे हमारी ANTF है जो स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उनको और प्रभावशाली बनाएंगे जिससे कि हम ड्रग्स की समस्या को जो है पूरी तरह से खत्म कर सकें। उधर प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक ने प्रदेश भर में 3 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी और इसके साथ ही कई स्थानों पर भारी बारिश भी होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी जिले के जिला अधिकारियों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। वहीं अचानक से बदले प्रदेश के मौसम के मिजाज को देखते हुए हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने देहरादून में जायजा लिया। वहां पर क्या हालात दिखाई दिए थे, तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। देहरादून जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिनों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई जगहों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अब आप APN न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in, कहीं भी और कभी भी।